हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो फिर जाइए दिलीप चंद और राकेश को बुलाकर मेरे पास ले आइए, बात करूंगा मैं उनसे। क्या कहूं महाराज उनसे, ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको, भरत व्यास ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि जरा ठंडा ठंडा ही जाऊं ना मैं, जैसा आप मुनासिब समझिए। गोंडे राव जी, उसी पर आपकी जिंदगी का दारोमदार है। ये मामला ठीक हो जाना चाहिए। गोंडे राव की जान पर बन आई थी। रावण से मुलाकात हुई और उन्होंने ये बात रावण को भी बताई। रावण उनका मुंह चढ़ा मशीर था, लेकिन रावण के चेहरे पर यह सुनते ही खौफ के आसार नमूदार हो गए। उसने डरते डरते भरत व्यास को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, जरा फिर से दोहराइए महाराज, क्या बता रहा है राकेश इसके सिलसिले में? किस सिलसिले में? मेरा मतलब है, क्या देखा उसने हमारी विद्या के चेहरे पर? कहने लगा कि विद्या का चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है, गहरा काला, बिल्कुल कोयले की मानद, और उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उनसे रोशनी फूटने लगती है। ये कहानी गढ़ी उसने विद्या के बारे में, भरत व्यास ने कहा, और फिर दफतन ही वो उछल पड़ा। उसका चेहरा खौफजदा हो गया था। तब उसकी घुटी घुटी आवाज उभरी, रावण रावण। हाँ महाराज, उसका चेहरा याद आता है आपको? हाँ याद है। और उसने कहा था कि वो इस पर परिवार को फलने फूलने नहीं देगा, रावण सिंह ने कहा। और भरत व्यास के बदन में थरथरी दौड़ गई। अब क्या होगा रावण, अब क्या होगा? तुम ठीक कहते हो, ये शायद वही चक्कर है। अब क्या होगा रावण? भरत व्यास ने रो देने वाले अंदाज में कहा। हम अपने से कोशिश करेंगे महाराज, मगर राकेश, वो क्या हमारा पीछा छोड़ देगा? कुछ करो रावण, इतने दिनों कुछ ना हुआ था तो मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा, मगर वो। भरत व्यास परेशानी से खामोश हो गया। इधर गोंडे राव दिलीप चंद के कदमों में गिर पड़े थे। मेरे जीवन का सवाल है महाराज, आप जानते हैं कि मैंने अच्छे के लिए सब कुछ किया था। भगवान के लिए आप भरत जी से मिल लें। मुझे खुद है दुख है गोंडे राव, मगर कुछ पता तो चले। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। दिलीप चंद राकेश को लेकर गोंडे राव के साथ शनागढ़ी चल पड़ा। उधर ये तय हुआ कि उन लोगों से अच्छी तरह बात की जाए। चुनाचा भरत जी बहुत अच्छी तरह उन लोगों का स्वागत किया था। फिर अकेले कमरे में बात हुई। दिलीप जी, अब क्या होगा? आप खुद ही बताएं भरत व्यास जी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मगर बेटे की जान तो नहीं गंवा सकता। कुछ भाई करो तो कुछ तो करो। मेरा क्या होगा? मेरी बेटी का क्या हाल होगा? ये मसला क्या है? किसी से दुश्मनी हुई है आपकी? भगवान जाने। मेरे मन में एक ख्याल आता है समझी जी, क्या अगर राकेश कुछ रोज यहाँ रह जाए तो क्या होगा? एक बार उन लोगों का मिलाप हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ उनकी देखभाल करूंगा। मैं खुद चाहता हूँ भरत व्यास जी कि सब कुछ ठीक हो जाए। बेटी की नमाज़ी मैंने इसलिए तो ना की थी। तो फिर ठीक है बेटा राकेश, ये भी तुम्हारा घर है, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद अफसोस है भरत जी, मैं आपके साथ हर तावन के लिए तैयार हूँ। सब ठीक हो जाएगा दिलीप जी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे बेटी का जीवन आपके जिम्मेदार है। आप जब भी चाहें इसे यहाँ रखें, मगर ख्याल रखें इसे नुकसान ना हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, भरत व्यास ने कहा, और दिलीप जी चले गए। राकेश की खातर मदारत होने लगी। उनके बाद भरत व्यास ने रावण को बुलाया और कहा, रावण, अब बताओ हम क्या करें? जो कुछ हमारे इल्म में है महाराज, वो तो खतरनाक है। एक बार अगर उनका मिलाप हो जाए तो मैं समझता हूँ उसका जोर टूट जाएगा और फिर वो उनका पीछा छोड़ देगा। हम जल्दी में करेंगे कि तुम साधु सन्यासियों को बुला लो और उनसे कहो कि भूत भगाने के लिए जाप करें और किसी बुरी आत्मा को हवेली के अंदर ना आने दें। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। ठीक है महाराज, रावण ने कहा और इंतजामात करने चला गया। उधर विद्या और राकेश की तन्हाई में मुलाकात हुई। राकेश सख्त शर्मसार था। विद्या, हमारे जीवन के सितारे नहीं मिलते शायद, उसने कहा। मेरा क्या दोष है आखिर? हाँ विद्या, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुम अपने पिता से पूछो, किसी से दुश्मनी थी उन्होंने? वो मना करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए जीवन की बाजी लगा सकता हूँ विद्या, तुम कहो मैं क्या करूं? मैं खुद तुम्हें निर्दोष समझता हूँ।
हवेली में अजीब सनसनी फैल गई थी। रावण ने बहुत से लोग इकट्ठे करके हवेली के चारों तरफ फैला दिए थे और वो इस तरह के सवांग रिचा रहे थे, जिसने जो मांगा उसे दे दिया। रावण से के मशवरे से भरतव्यास ने एक और काम किया। रात के खाने के बाद उसने राकेश से पूछा, कुछ दारू पाने से शौक करते हो बेटे? नहीं पिताजी, कभी नहीं। बात बहुत बुरी है, मगर छोड़ो। मैं कह रहा हूँ आज तुम दारू पियो और खूब पियो, मगर मजबूरी है बेटा, दवाई समझ कर पियो। भरतव्यास ने कहा। उसकी सारी अना खाक में मिल गई थी। वो कुछ कहना पड़ रहा था दामाद से जो किसी और ने ना कहा होगा। बहरहाल राकेश ने तावन किया। उसे शराब पिलाई जाने लगी और वह बुरी तरह से बदमस्त कर दिया गया। उस बदमस्ती की आलम में उसे विद्या के कमरे में पहुंचा दिया गया। विद्या को भी सूरत हाल समझा दी गई थी। राकेश ने विद्या को देखा तो लड़खड़ाते लहजे में बोला, तुम विद्या हो? हाँ राकेश, मैं विद्या हूँ। मेरी पत्नी हो? हाँ राकेश। कितने दिन हुए हमारी शादी को? बहुत दिन हो गए। मगर मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता? विद्या, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बहुत सुंदर। तुम बहुत सुंदर हो विद्या, तुम बहुत सुंदर हो, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राकेश जज्बाती होता गया। शराब ने उसकी निगाहों में विद्या का हुस्न और बढ़ा दिया था। मगर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक राकेश के ज़हन को झटका सा लगा। उसने विद्या का चेहरा देखा तो उसका नशा हरण होने लगा। विद्या का चेहरा स्याह पड़ता जा रहा था। विद्या, उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, हाँ राकेश, ये तुम्हारा चेहरा काला काला। विद्या, राकेश सख्त वहशत नजर आने लगा। विद्या का चेहरा गहरा काला हो गया था। उसकी आंखें सुर्ख हो गई और उनसे गहरी सुर्ख रोशनी फूटने लगी थी। विद्या, ये तुम्हें क्या हो रहा है? उसने सहमे हुए लहजे में कहा। लेकिन इस बार विद्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके स्याह होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। राकेश पूरी तरह होश में आ गया। तब विद्या ने कहा, मैंने तुमसे कहा था राकेश। विद्या की आवाज मर्द की आवाज थी। क्या? राकेश की फंसी फंसी आवाज उभरी। मैंने तुमसे कहा था कि इसे ना छूना, वरना जान से हाथ धो बैठे हुए। मगर वो मेरी पत्नी है। मेरी भी तो एक पत्नी थी, फेरे हुए थे हमारे। मगर पापी भरतव्यास ने सबको मार डाला, सबको भस्म कर दिया। उसके बाद कौन हो तुम? चंद्रभान है मेरा नाम। क्या करोगे मेरा नाम जानकर? तुमने वो ना किया राकेश जो मैंने कहा था। भरतव्यास के खानदान की पहली खुशी है वो, मगर हमारी खुशी छीन ली उसने। सब मार दिए उसने। बच्चे भी थे, भैया भी थे, भाभी भी मेरी थी, सब के सब मार दिए उसने। उसमें मेरा क्या दोष है? उनका भी तो दोष ना था राकेश। दोषी अगर था तो मैं, ना मुझे मार देता वो पापी। मगर उसने सबको मार दिया और अब उसके सारे मरेंगे, कोई ना जिएगा। विद्या के काले हाथ आगे बढ़े और उन्हें राकेश की गर्दन दबोच ली। राकेश के कमजोर हाथ गर्दन जुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर फौलादी शिकंजे उसकी गर्दन दबा रहे थे और राकेश की आंखें बाहर निकल आईं। उसकी जुबान कई इंच बाहर लटक आई और उसने दम तोड़ दिया। उसका बेजान बदन एक तरफ लटक गया था। राकेश का मुड़ा तुड़ा बदन और बेहानक चेहरा विद्या के सामने पड़ा हुआ था। उसके होंठों पर एक बेहानक मुस्कुराहट खेल रही थी। वो कुछ देर इसी तरह राकेश का चेहरा देखती रही, फिर इत्मीनान से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली थी। दूसरी तरफ भरतव्यास को भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में मौजूद ना जाने कैसे कैसे ख्यालात में डूबा हुआ था और अपनी मुसहरी पर करवटें बदल रहा था। कर्णावती उसकी ये कैफियत देख रही थी। बार बार उसके होंठ खुलते। वो भरतव्यास से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। भरतव्यास को इतनी बेकली हो रही थी कि वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया। कर्णावती भी उसकी वजह से नहीं सो पाई थी। भरतव्यास को बैठे देखकर उसने कहा, आपको नींद नहीं आ रही ठाकर? भरतव्यास ने चौंक कर कर्णावती की तरफ देखा और फिर बेबसी से बोला, हाँ कर्णावती, ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। भगवान पर भरोसा रखें ठाकर, भगवान जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। भरतव्यास ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्णावती भी अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। फिर उसने कहा, पानी पिलाऊं आपको? नहीं कर्णावती, प्यास नहीं लग रही। आप सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? बड़ी कोशिश कर चुका हूँ करना, मगर नींद नहीं आ रही। ना जाने क्या क्या ख्यालात दिल को परेशान कर रहे हैं। दूसरी जानब विद्या आराम की नींद सो रही थी। रात के वाकयात उसे बिल्कुल याद नहीं रहे। वो सुंदर सपने देखती रही। राकेश उसे पसंद था, वो उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कैसी बदनसीब थी वो कि अभी तक अपने पति की कुर्बत नहीं हासिल कर सकी थी।
खुद उसके दिल में भी ना जाने क्या क्या आरज़ुएं थी, लेकिन राकेश की कफियत ने उसकी आरज़ुओं को पामाल कर दिया। वो उदास हो गई थी। कैसी मुसीबत आ पड़ी थी उस पर। रात के सपने खत्म हो गए और सुबह की सूरज की किरणों ने कहीं न कहीं से अंदर दाखिल होकर उसे नींद से जगा दिया। वो चंद लम्हात बंद आंखों से हालात का जायजा लेती रही, सोचती रही कि वो कहाँ है, और फिर रफ्ता रफ्ता ख्यालात उसके ज़हन से टकराने लगे और उसने पट से आंखें खोल दी। ऊपर खूबसूरत फानूस लटका हुआ था, जिसकी शमा की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी, और दम तोड़ती हुई ये रोशनी विद्यावती को बड़ी अजीब सी लगी। और फिर उसे राकेश याद आ गया, जो आज उसके घर में ही था, और विद्यावती ने चौंक कर मुसहरी की दूसरी तरफ देखा, लेकिन वो जगह खाली ही थी। राकेश वहां मौजूद नहीं था। वो रात के वाकयात याद करती रही। एक वक्त तक तो उसे सब कुछ याद था, और उसके बाद क्या हुआ? क्या राकेश उसे छोड़कर चला गया? वो होल कर उठ बैठी। मुसहरी से पांव लटकाकर उसने इधर उधर देखा, और दूसरे ही लम्हे उसकी निगाह राकेश के जिस्म पर पड़ी, जो ऊंधा एक तरफ पड़ा हुआ था। विद्यावती उछल कर खड़ी हो गई। खौफ से उसका दिल हल्के में आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वह राकेश के करीब पहुंची। राकेश का चेहरा उसकी जानब नहीं था। वो घुटनों के बल बैठ गई। उसने मध्यम लहजे में पुकारा, राकेश जी सुनिए, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? लेकिन राकेश का कोई जवाब नहीं मिला था उसे। गहरी नींद सो रहे हैं आप, बदन दुख जाएगा, मेरी मसहरी पर आ जाइए। उसने राकेश के शानों को झंझोड़ा और राकेश का रुख उसकी जानब हो गया। उसने राकेश का चेहरा देखा तो दफतन ही उसकी हलक से एक दहशतनाक चीख निकल पड़ी, और दूसरे ही लम्हा वो उछलकर मुसहरी की तरफ भागी। पांव किसी चीज से टकराया तो वो गिर पड़ी, और उसका सर मुसहरी के पाए से टकराया था। सर से खून का फवारा बह निकला, और वो दोनों हाथ उठाकर आखिरी बार चीखी, और उसके बाद बेहोश हो गई। चीख की आवाज बाहर सुन ली गई थी। वैसे भी आसपास नौकरानियां और बांदियां वगैरह मौजूद थी। सभी के जहन में तजस्सुस था। थोड़ी थोड़ी बातें सबको मालूम हो चुकी थी। चीखों की आवाज बाहर भगदड़ मच गई, और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होना गैर मुनासिब बात थी। वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद था। चुनाचा उन्होंने एक दूसरे को इतला देना शुरू कर दी, और फिर एक बुरी खबर वहां पहुंच गई, जहां कर्णावती और भरत व्यास अब भी इसी तरह बैठे हुए थे। बांदी के चेहरे पर खौफ की परछाइयां थी। अंदर दाखिल होते ही उसने कहा, महाराज महाराज। क्या बात है? भरत व्यास उछल कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वहशत के आसार नजर आने लगे थे। कर्णावती भी खौफजदा होकर उठ खड़ी हुई थी। क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? कर्णावती ने कहा, अभी महाराज, अभी थोड़ी देर पहले विद्या जी के कमरे से चीखने की आवाजें आई हैं। कैसी चीखें? भरत व्यास ने खौफजदा लहजे में कहा, और उसके बाद वो कर्णावती का हाथ पकड़कर बाहर की जानब दौड़ा। थोड़ी देर के बाद विद्या के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसने धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजा बजाया और विद्या को आवाजें देने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। भरत व्यास की वहशत बढ़ती जा रही थी। उसने जोर जोर से चीख कर विद्या को आवाजें दी, और फिर खौफजदा निगाहों से कर्णावती को देखने लगा। कुछ हो गया है करना, अंदर कुछ हो गया। हाय राम, क्या करें अब? कुछ करो, भगवान के लिए कुछ करो। भरत व्यास ने उसके पलट कर पीछे देखा। आसपास कोई मौजूद नहीं था। किसी की मजाल नहीं थी कि ठाकर भरत व्यास के मसले में उसकी इजाजत के बगैर दखल दे। भरत व्यास ने कर्णावती से कहा, बुलाओ, कुछ लोगों को बुलाओ, ये दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। हाय, बड़ा मजबूत दरवाजा है, मुश्किल से ही टूटेगा। कर्णावती बादल नाखवास्ता बाहर की तरफ भागी, और थोड़ी देर के बाद 10-12 मुलाजम अंदर आ गए। भरत व्यास की हदायत पर उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से धक्के लगाना शुरू कर दिए। वो सब के सब अपनी भरपूर ताकत सिर्फ कर रहे थे। मजबूत दरवाजा बड़ी मुश्किल से टूटा था। दरवाजा टूटा और कवारों के पट अंदर गिर पड़े तो भरत व्यास अंदर दाखिल हुआ। विद्यावती के हसीन कमरे में उसने जो मंजर देखा वो उसके लिए इंतहाई दिलखराश था। उसने राकेश को एक सिमत ऊंधा पड़े हुए देख लिया था। पलंग के पास विद्यावती पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह बह कर नीचे गिर रहा था। भरत व्यास की हलक से एक दिलदोज चीख निकली। उधर कर्णावती बुरी तरह चीख पड़ी थी। दोनों भागकर विद्यावती के करीब पहुंचे और भरत व्यास ने उसका सर उठाकर सीने से लगा लिया। विद्या, क्या हो गया है तुझे? विद्या, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? अरे इसे तो देखो। मुलाजम बाहर ही खड़े हुए थे, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था।
भरत व्यास अब अपनी इज्जत, अपना विकार सब कुछ भूल गया था। जो सामने खड़े हुए थे उनसे भला कैसे छुपा सकता था कि अंदर क्या हुआ। वो वैश्य ददा निगाहों से विद्यावती को देखता रहा। उधर कर्णावती आहिस्ता आहिस्ता राकेश के पास पहुंची थी। उसने नरम लहजे में उसे आवाज दी, राकेश जी, राकेश जी। लेकिन राकेश के बदन में जुम्बश नहीं थी। और फिर कर्णावती ने उसका चेहरा देखा और दूसरे ही लम्हे वो भी दहशत ददा अंदाज में चीख पड़ी, क्या हुआ, क्या हुआ इसे, क्या हो गया? देखिए, देखिए तो इसे महाराज, कर्णावती ने दो दूर लहजे में कहा। और भरत व्यास बाहिस्तगी विद्या को नीचे भाग खड़ा करके राकेश के पास पहुंचा। उसने घुटनों के बल झुककर राकेश का चेहरा देखा। राकेश की जुबान भयानक अंदाज में बाहर लटकी हुई थी। आंखें इस तरह फटी हुई थी कि उसके चेहरे को देखकर इंतहाई वहशत होती थी। हालांकि राकेश एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन इस वक्त उसकी जो कैफियत नजर आ रही थी वो दहशत अदा कर देने के लिए काफी थी। भरत व्यास ने एक लम्हे के अंदर महसूस कर लिया कि राकेश के बदन में जान नहीं है। खुद भरत व्यास का सर चकराने लगा और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे कर्णावती, अरे खुद को संभाल, अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। भरत व्यास ने चीख कर बाहर खड़े हुए मुलाजमों को आवाज दी और सब ही भीरमार मारकर अंदर आ गए। अरे मसहरी पर लेटाओ इसे, मसहरी पर लेटाओ। भरत व्यास ने बुरी तरह हांफते हुए विद्यावती की तरफ इशारा किया और मुलाजमों ने विद्यावती को उठाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। उसके जख्म देखो, जल्दी से बाहर जाकर लोगों को इतला दो, बुलाओ लोगों को। चंद मुलाजिम अंदर मसरूफ रहे और बाकी बाहर भाग गए। थोड़ी देर के बाद कई अफराद अंदर आ गए। उनमें रावण भी था और भरत व्यास उसके ऐसे खास आदमी भी जो उसके मामलात में पूरी तरह दिलचस्पी रखते थे। थोड़ी ही देर के बाद ये पता चल गया कि राकेश मर गया है और विद्यावती सिर्फ बेहोश है। विद्यावती के जख्म पर पट्टी कस दी गई, लेकिन राकेश की लाश देखकर वो सब के सब दंग रह गए थे। भरत व्यास, उसके बदन का सारा खून जैसे नुचड़ गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, अब क्या होगा, हाय राम, अब क्या होगा? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सारे के सारे खामोश थे। विद्यावती की जो कैफियत थी सो थी, लेकिन राकेश की मौत ने उन सबको दहशत अदा कर दिया था। ठाकर दलीप चंद जी का अकलौता बेटा था वो भी, और ठाकर दलीप चंद जी पहले ही इस बात का खदशा जाहिर कर चुके थे कि सूरत हाल बहुत खराब है और विद्या पर किसी भूत का साया है। और इस बात को ठाकर भरत व्यास ने तस्लीम नहीं किया था, बल्कि सख्त गुस्से में आ गया था वो। बहरतौर अब सूरत हाल ऐसी खराब हुई कि भरत व्यास के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बात तो सामने आ ही जाएगी कि राकेश जी अब इस संसार में नहीं, मगर कैसे सामने आएगी, क्या कहेंगे हम उससे? महाराज, इस सिलसिले में ये कहना पड़ेगा कि दोष हमारा नहीं था, हम तो खुद इस सिलसिले में ना वाकिफ हैं। कुछ करो रावण सिंह, कुछ कर, मेरा दिमाग फट जाएगा, मर जाऊंगा मैं। ना ही महाराज खुद को संभाले रखें, जो विपता पड़ी है वो तो अब भुगतनी ही पड़ेगी। तू जा, तू मूल घड़ी जा और दलीप चंद जी को सारी बात बता दे। मगर मैं महाराज, रावण सिंह ने कांपते हुए कहा, भाग जा, फिर तू भी भाग जा, बस्ती छोड़कर भाग जा, साथ छोड़ दे मेरा, अकेला रह जाऊंगा मैं। जो कुछ मेरे मन में आए मैं करूंगा, करता रहूंगा। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 20 मोल गढ़ी जा रहा हूँ। सुन, जिस तरह भी बन पड़े दिलीप चंद को जरा समझा बुझा कर लाना, कोई बुरी बात ना करें। हम तो खुद बप्ता के मारे हैं। ठीक है महाराज, मैं आखिरी कोशिश तक करूंगा, रावण सिंह ने कहा। वैसे उसका दिल भी डर रहा था कि ये खौफनाक इत्तला दिलीप चंद को देना आसान बात नहीं थी। ताहम भरत व्यास का साथ वो नहीं छोड़ना चाहता था, बल्कि ये तो अच्छा मौका था। गोंडे राव भाग गया था, भरत व्यास के बाद में बहुत कुछ हासिल हो सकेगा। जहां तक भरत व्यास पर पड़ने वाली विपता का मसला था तो रावण सिंह उससे मुतासर जरूर था, लेकिन बहरतौर ये ठाकरों का मामला था, वो जाने और उनका काम। वो मोलगढ़ी में दाखिल हो गया और दिलीप चंद जी के हवेली पर पहुंच गया। अकेला ही गया था हवेली में, उसका स्वागत किया गया और थोड़ी देर के बाद उसे दिलीप चंद के पास पहुंचा दिया गया। ठाकुर दिलीप चंद को रावण के आने की इत्तला मिली। वो खुद भी इस मसले से परेशान थे और अपनी बीवी सोना देवी से इसी मौजू पर बातें कर रहे थे कि उनके साथ सोना देवी बाहर आ गई। ठाकुर दिलीप चंद ने रावण सिंह को देखा और बोले, कहो रावण सिंह जी, क्या कहलवाया है हमारे समधी जी ने?
कोई खास पैगाम लाए हो तुम हमारे लिए? फिर उन्होंने चौंक कर रावण सिंह का चेहरा देखा और आहिस्ता से बोले, कोई खास बात है क्या? तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा हो रहा है रावण सिंह जी। महाराज, हम नौकर लोग हैं, मालकों की कही हुई बातें दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। हमारा अपना जो काम है वो बस इतना ही है कि मालकों की सुने और दोनों कान बंद कर लें। फजूल बातें मत करो। ये बताओ, क्या सब ठीक है? ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़ हो गई महाराज। क्या गड़बड़ हो गई? सोना देवी ने ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रुकता हुआ महसूस किया। रावण सिंह ने उनकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोले, राकेश जी मर चुके हैं महाराज। उनकी गर्दन दबाकर उन्हें मार दिया गया। विद्या भी बेहोश है और राकेश जी की लाश इस वक्त। लेकिन रावण की बात पूरी ना हुई थी कि सोना देवी की दिलखराश चीख सुनाई दी। वो तड़प कर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। खुद दिलीप चंद जी की भी बुरी हालत हो गई थी। वो बुरी तरह चीखते चिल्लाते बाहर की सिमत मांगे। रावण सिंह को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। रावण सिंह के बस की बात नहीं थी कि अब यहाँ रुके। चुनाचा वो तेजी से वापस पलटा और अपने घोड़े पर बैठकर भाग पड़ा। दिलीप चंद जी ने पूरी हवेली में हाहाकार मचा दी। सोना देवी के गुरु बेशुमार लोग इकट्ठे हो गए थे। दिलीप चंद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे राकेश को कत्ल कर दिया गया, मेरे राकेश को मार दिया गया। भरतव्यास ने मेरे राकेश को कत्ल कर दिया। चलो उससे हिसाब लेंगे। गुस्से में बफरे हुए तकरीबन 30 अफराद भरतव्यास की हवेली पहुंचे और उधर पूरी बस्ती पर सन्नाटा हावी था। हर शख्स ने अपना काम बंद कर रखा था। भला भरतव्यास जी पर ऐसी मुसीबत पड़े तो बस्ती के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां कैसी पूरी कर सकते थे, लेकिन कोई उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। चुनाचा सब अपने अपने तौर पर खामोशी से सूरत हाल का इंतजार कर रहे थे। बस बस्ती में सनसनी फैली हुई थी। बात सबको मालूम हो गई कि विद्यावती का शोहर राकेश कत्ल कर दिया गया, लेकिन पूरी तफसील अभी बस्ती वालों को मालूम नहीं हुई। जाहिर है कैसे मालूम हो सकती थी। फिर उन्होंने दिलीप चंद जी को अपने साथियों के साथ आते हुए देखा और बस्ती वाले आपस में सरगोशियां करने लगे कि अब कुछ जरूर हो जाएगा। उधर भरतव्यास जी को भी दिलीप चंद के आने की इतला मिल गई। भरतव्यास जी की हालत शायद जिंदगी में इससे पहले कभी खराब ना हुई होगी। दिलीप चंद का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। रावण सिंह भी वापस आ गया था और उसने आकर सूरत हाल भरतव्यास जी को बता दी। अलगर्द किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं था। दिलीप चंद ने भरतव्यास के सामने पहुंचकर कहा, ठाकुर भरतव्यास जी कहाँ है? मेरा बेटा राकेश कहाँ है? ठाकुर भरतव्यास, राकेश मुझे वापस दे दो। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने जिम्मेदारी ली थी। ठाकुर भरतव्यास कहाँ है? मेरा राकेश। भरतव्यास ने गर्दन खम कर दी। दिलीप चंद आगे बढ़कर बोला, नहीं भरतव्यास, गर्दन झुकाने से काम नहीं चलेगा। तुमने मुझसे कहा था, तुमने मुझसे जिम्मेदारी ली थी और तुम्हारी जिम्मेदारी पर मैं उसे छोड़ कर गया था। मैं ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका दिलीप चंद जी। क्यों? आखिर क्यों? दिलीप चंद ने आगे बढ़कर भरतव्यास का गिरेबान पकड़ लिया। भरतव्यास की आंखों में एक लम्हे के लिए जुनून के आसार नजर आए थे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरे गिरेबान छोड़ दो ठाकुर दिलीप चंद, मेरा कोई दोष नहीं है। इसमें जो कुछ हुआ खुद मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी समझ में से बाहर है या तुमने कोई बदला लिया है मुझसे? जरूर तुमने कोई बदला लिया है ठाकुर भरतव्यास, मगर मुझे याद नहीं आता कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कब दुश्मनी रही है। मुझे उस दुश्मनी का दिन बताओ भरतव्यास, वरना हाल बहुत बुरा होगा तुम्हारा भी। राकेश कहाँ है? अरे कहाँ है? मुझे उसकी सूरत तो दिखा दो। दिलीप चंद के चेहरे पर अजीब से तासरात फैले हुए थे। उसकी आंखें मुसलसल आंसू बरहा रही थी। चंद लोगों ने राकेश की लाश दिलीप चंद के सामने लाकर रखी तो वह बच्चों की तरह उसके लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। भरतव्यास के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। काफी देर तक दिलीप चंद रोता रहा। फिर उसने कहा, वो गोंडे राव कहाँ है? टुकड़े कर दूंगा उसके, छोड़ूंगा नहीं। उसने हमें इस मुसीबत में फंसा दिया। देखो दिलीप चंद जी, जो कुछ हुआ मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुम जिस तरह चाहो तस्दीक कर सकते हो। अगर मेरा दोष निकल आए तो जो सजा तुम मुझे दोगे मैं वो कबूल करूंगा। बराहे कर्म खुद पर काबू रखो। कुछ समझ में नहीं आता मेरा भी कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, जिससे चाहो पूछ सकते हो।
मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। राकेश को मैं तेरे हवाले करके गया था ठाकुर, और तूने उसकी लाश मेरे हवाले की है। अब ये सोच ले, मेरे और तेरे दरमियान हमेशा लाशों ही का तबादला होता रहेगा। हम लोग कभी दोस्त नहीं बन सकेंगे। नहीं ठाकुर, मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम अपने दिल की आग जिस तरह चाहो ठंडी कर लेना, भरत व्यास ने कहा और चला गया। दिलीप चंद ने गुर्राते हुए कहा, हाँ तुझ पर नहीं पड़ी ना, तुझ पर नहीं पड़ी, मैं देख लूंगा, फैसला होगा, उसके बाद बड़ा फैसला होगा। वो राकेश की लाश उठाकर वहां से वापस चला गया। भरत व्यास की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर विद्या थी कि उसे अभी तक होश नहीं आया था, मुसलसल बेहोश पड़ी हुई थी और कोई बात समझ में नहीं आई थी। बिल आकर डॉक्टर को तलब किया गया और उन्होंने विद्या की देखभाल शुरू कर दी। कई डॉक्टर शहर से भी आए, लेकिन विद्या की बेहोशी नहीं टूटी थी। डॉक्टर 3-4 दिन तक अमल करते रहे और उसके बाद बिल आकर एक दिन ऐलान कर दिया गया कि विद्या खत्म हो चुकी है। वो बेहोशी के आलम में ही मरी थी। हवेली पर ये दूसरी क़यामत टूटी थी, न जाने क्या क्या हो रहा था। और उधर सोना देवी पर भी दौड़े पड़ रहे थे। घर 2 खानदानों में कहराम मच गया। उसकी वजह ठाकुर भरतव्यास ही था, जिसने एक जालिमाना काम अंजाम देकर अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान के लिए मुसीबतें मोल ली थी। बल्कि अब तो यूं महसूस होता था जैसे ठाकुर भरतव्यास से जिसका कोई भी वास्ता होगा, उसके लिए मुसीबतों के असबाब पैदा हो जाएंगे। विद्यावती की चिता जला दी गई और उधर राकेश को भी भस्म कर दिया गया। लेकिन दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी पड़ गई थी। खुद ठाकुर भरतव्यास जो था वो था ही, लेकिन दिलीप चंद जी ठाकुर से इंतकाम लेके नए तरीके सोचने रहे। फिर उन्हें ठाकुर भरतव्यास पर मुकदमा कायम कर दिया। उन्हें ठाकुर भरतव्यास को अपने बेटे राकेश चंद का कातिल बताया था। मुकदमा अदालत में पेश हुआ। भरतव्यास की हालत अब बेहतर हो गई थी। विद्या की मौत का दाग वो सीने पर लिए हुए था और अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन बाकी लोगों को संभालने के लिए उसे अपने आप को संभालना जरूरी हो गया था। उधर दिलीप चंद ने जो मुकदमा कायम किया था, उसकी समाअतें भी शुरू हो गई। पहली पेशी पर ही भरतव्यास ने सूरत हाल से समझौता कर लिया। अदालत में उससे सवाल किया गया कि क्या उसने ठाकुर दिलीप चंद के बेटे राकेश चंद को कत्ल किया है, तो ठाकुर भरतव्यास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, जनाबे वाला, अगर ठाकुर दिलीप चंद जी ये समझते हैं कि मैंने उनके बेटे को कत्ल किया है, तो आप उन्हीं की बात मान लीजिए और मुझे जो सजा दे दीजिएगा। भरतव्यास के वकील ने कहा, ठाकुर साहब, आपको इस तरह हथियार नहीं डालने चाहिए। जो सूरत हाल है वो सामने लाई जाए, अदालत खुद फैसला करेगी इस सिलसिले में क्या अक़दाम होना चाहिए। मैं क्या कहूँ भाई, सारी बात दिलीप चंद जी को भी मालूम है। उन्हें मेरे ऊपर मुकदमा कायम करना ही उन्हें नहीं चाहिए था। जनाबे वाला, मैंने इसी तरह अपनी बेटी की शादी दिलीप चंद जी के बेटे से की थी, जिस तरह बेटों के बाप बेटियों की शादी करते हैं। बाद में दिलीप चंद जी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी विद्या पर भूत का साया है और उनका बेटा इससे खौफजदा रहता है। उन्होंने मेरी बेटी को मेरे यहाँ पहुँचा दिया। एक बेटी का बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी जीते जी मौत के घाट उतर जाए। मैंने ठाकुर दिलीप चंद जी की मिन्नत समाजत की और कहा कि किसी तरह इस बात को हमवार करने की कोशिश की जाए। मेरे कहने पर ठाकुर साहब ने अपने बेटे को मेरे हाथ छोड़ गए और दूसरे दिन सुबह को मुझे पता चला कि राकेश मर चुका है। जनाबे वाला, मेरी बेटी विद्या भी मर गई। अब अगर इस सिलसिले में मुझे कसूरवार समझा जाए तो मैं कसूरवार हूँ। जो सजा मेरे लिए तजवीज़ की जाए मैं उसे भुगत लूंगा और कर भी क्या सकता हूँ। सूरत हाल ऐसी थी कि अदालत के लिए खुद ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो किस तरह भरतव्यास को उस लड़के का कातिल करार दे। कोई सबूत, कोई निशान नहीं था। चुनाचा मुकदमा मुलतवी हो गया और ठाकुर दिलीप चंद जी खामोशी से वापस चले गए। लेकिन उनके दिल में भरतव्यास के खिलाफ नफरत का लावा भरा हुआ था और उन्होंने मुकदमे के खारिज होने के बाद भी भरतव्यास से यही कहा था, ठाकुर, बदला लूंगा जरूर, तुझसे बदला जरूर लूंगा। अरे भाई, जो दिल चाहे कर लेना, हम थक चुके हैं। अब दिलीप चंद, जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। अदालत तक बात लाने की क्या जरूरत थी? हमसे तो ही कह देते जो कुछ करना था। तुम्हें ठाकुर भरतव्यास, उसका लहजा बुरी तरह टूटा हुआ था। भरतव्यास के चेहरे पर वीरानी छा गई। एक ऐसा माहौल हो गया था यहाँ के लोग हंसना भूल गए थे। भरतव्यास के साथी उसकी हमदर्दी करते थे, लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आता था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। वैसे असल बात कोई नहीं जानता था सिवाय रावण सिंह के या चंद दूसरे अफराद के जो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह थे।
भरतव्यास ने उन लोगों का खात्मा तो करा ही दिया था जो किसी भी तरह बाहर जुबान खोल सकते थे। बस्ती वालों को बस एक बात मालूम थी, वो ये कि विद्यावती पर किसी भूत का असर था और उसके ज़हर तहत उस भूत ने उस पति राकेश को मार दिया और उसके बाद विद्यावती ने भी खुदकुशी कर ली। बस ये कहानी थी और इस कहानी में जितनी शाखें फूट सकती थी लोगों ने वो शाखें निकाली थी, लेकिन इस तरह कि भरतव्यास को इसके बारे में कुछ ना मालूम हो सका। अब मुझे बता रावण कि मुझे क्या करना चाहिए। देख, मैं अपने किए पर आज भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अछूतों ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और मैंने उन्हें उसकी सजा दी। मैं किसी भी तौर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी बहन एक अछूत की पति के पत्नी कहलाए। तुम खुद बताओ मुझे क्या करना चाहिए था उस समय। आप इस बात को हमेशा के लिए भूल जाइए महाराज कि आपने क्या किया था। हमें कोई तरकीब ऐसी करनी चाहिए कि इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाए। वो तेरे साधु सन्यासी भी कुछ नहीं कर सके। पूरे महल के गिर्द घेरा डाल दिया था। जो रामखोरों ने खाते पीते थे और ऐश करते थे, क्या कर लिया उन्होंने मेरे लिए। महाराज, किसी और पूछे हुए ऋषि मुनि को तलाश करना चाहिए जो हमें इस मुसीबत से निजात दिला दे। देख रावण सिंह, तेरे अलावा और कोई मेरा राजदार नहीं। मैं कोई दोस्त नहीं हूँ। गोंडे राव का वक्त भाग गया। मैं आपका दास हूँ महाराज। जो कुछ भी आप कहेंगे मैं जरूर उसके हुक्म की तामील करूंगा। मैं तलाश करता हूँ किसी ऐसे आदमी को जो आपकी ये मुसीबत टाल दे, लेकिन फिर आप ठीक तो हो जाइए। आपने अपनी हालत इतनी खराब कर ली है, भगवान ना करे कि आप मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। रावण सिंह ने कहा, मैं क्या करूं रावण सिंह, मेरी हालत दुरुस्त ही नहीं हो पा रही। बहरतौर कोशिशें जारी रही। डॉक्टर भरतव्यास का इलाज करते रहे, लेकिन भरतव्यास सूखता चला जा रहा था और यूं लगता था जैसे अब वो इस सदमे से जांबर नहीं हो सकेगा या इस खौफ से बच नहीं सकेगा। बहुत ही हालत खराब हो गई थी उसकी। उसी दिन एक साधु महाराज, लंबा सा कद, मैले कुचेले कपड़े पहने, हाथ में थैला लटकाए बस्ती में दाखिल हुए। देखने वालों ने उन्हें देखा और उनके पास पहुंच गए। साधु महाराज ने सवाल किया, क्या बात है, इस बस्ती में उदासी क्यों तारी है? साधु महाराज, हमारा मालिक बीमार है। उसे दुनिया के कोई दवा फायदा नहीं कर रही। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में लटका हुआ है। आप उसकी मदद करें जनाब, आप उसकी मदद करें। मैं उसे देखना चाहता हूँ, साधु ने कहा और लोग मिन्नत समाजत करके उसे भरतव्यास के पास ले गए। भरतव्यास ने उस साधु को आने की इजाजत दे दी थी। साधु महाराज के चेहरे से कुछ अजीब से लगते थे। उन्होंने फौरी तौर पर भरतव्यास की नब्ज देखी, उसकी आंखें और जुबान देखी, फिर आहिस्ता से बोले, ठाकर जी, इलाज हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। रावण सिंह ने कहा, साधु महाराज, अगर हमारे ठाकर साहब ठीक हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वादा करते हो तुम लोग? हाँ साधु महाराज, वादा करते हैं। आप हमारे ठाकुर साहब का इलाज करें। रावण सिंह ने कहा और साधु महाराज यादवीर जी ने अपने थैले में से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें पीस कूट कर भरतव्यास को पिला दी। भरतव्यास को पहली ही खुराक से फायदा हासिल हुआ था। साधु महाराज को हवेली में ही ठहराया गया। उन्हें एक अलग कमरा दे दिया गया और लोग हर तरह से उनकी खिदमत के लिए हाजिर रहते। पहली खुराक से जो भरतव्यास में तब्दीलियां पैदा हुई थी, उसने भरतव्यास के दिल में साधु महाराज के लिए अकीदत पैदा कर दी और वो खुद ही उनके लिए हर तरह की आमादगी का इजहार करने लगा। दूसरी, तीसरी, चौथी खुराक ने उसे पलंग से उठाकर खड़ा कर दिया। उसे ये साधु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग महसूस हुए थे। इस तरह भरतव्यास की हवेली में साधु महाराज की धूम मच गई। भरतव्यास जो इतना बीमार था, अब अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था और खास तौर से ये ख्याल अब उसके दिल में तकवीर पर पकड़ता जा रहा था कि अगर ये साधु महाराज उसके किसी काम आ गए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इलाज मुआवजे का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। साधु महाराज उसका इलाज करते रहे और फिर भरतव्यास उनकी खिदमत करता रहा। फिर साधु महाराज ने कहा, ठाकुर भरतव्यास, तुम अब ठीक हो गए हो, सो हमें जाने की आज्ञा दो। महाराज, ये कैसे हो सकता है? आपने जो मुझे नया जीवन बख्शा है और मैं आपको कुछ भी ना दूं, ये नहीं हो सकता महाराज। और फिर मुझे आपसे एक और भी काम है, इसलिए नए साधु महाराज, मैं आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूँ। साधु महाराज ने भरतव्यास को देखा, देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, क्या काम है तुम्हें हमसे ऐसा भरतव्यास? महाराज, अकेले में बताने की बात है और मैं आपको अकेले में ही बताऊंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी।
अगर वो हमारे बस का काम हुआ तो हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे भरतव्यास जी। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, आप मुझे जो भी हुक्म देंगे वो मैं आपको पेश कर दूंगा। किसी रुपये पैसे की बात आप दिल में बिल्कुल ना लाएं। रुपया पैसा तो तुम्हारे मन में है भरतव्यास, हम साधु संतों को रुपए पैसे से क्या काम। ऐसा ही मालूम होता है महाराज, ऐसा ही मालूम होता है। भरतव्यास अकीदत से हाथ जोड़कर बोला। बहरहाल उसने साधु महाराज से दिल की बात कहने का फैसला कर लिया। चुनाचा वह उन्हें एक अलग कमरे में ले गया। अब उसकी हालत काफी बेहतर हो गई थी। साधु महाराज को सामने बिठाकर उसने कहा, आज तक महाराज हम आपसे साधु महाराज या देव जी कहकर मुखातब होते रहे हैं, हमें आपका नाम भी नहीं मालूम। ये कैसी अजीब बात है। नामों में क्या रखा है भरतव्यास, बस बड़ा नाम तो किसी और का ही है। हम सब जमीन पर रेंगने वाले कीड़े के बेनाम ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। मैं चाहता था कि आपके बारे में जान लूं। जान लोगे, जल्दी क्या है नाम भी बता देंगे। तुम ये बताओ कि तुम्हें हमसे क्या काम है। महाराज मुझे आपका सहारा चाहिए, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं मैं। क्या मुश्किल है, साधु महाराज ने सवाल किया। और भरतव्यास किसी सोच में गुम हो गया। वो गर्दन झुकाए किसी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए वो साधु महाराज के होंठों पर फैलने वाले भयानक मुस्कुराहट को ना देख सका। साधु महाराज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। भरतव्यास ने सर उठाया और बोला, मेरे खानदान पर एक बड़ा साया पड़ गया है। फिर साधु महाराज ने पूछा। महाराज, इस साये ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया है। मेरी एक बेटी जिंदगी से हाथ धो बैठी है। मेरी सारी इज्जत खाक में मिल गई। मैं दुनिया को न दिखाने के काबिल नहीं रहा महाराज। एक जमाना वो था जब लोग भरतव्यास के सामने बात करते हुए बदन से थर थर कांपते थे, लेकिन आज भरतव्यास इस दुनिया के सामने थर थर कांप रहा है, क्योंकि उसकी इज्जत खाक में मिल गई। महाराज, मैं बड़ी बुरी जिंदगी जी रहा हूँ। वो पलीद मेरे पूरे परिवार को खत्म करने पर तुल गया है। कौन पलीद है वो? साधु महाराज ने पूछा। चंद्रभान है उसका नाम, चंद्रबान है वो। ये चंद्रबान क्या चीज है भरतव्यास? महाराज, अछूत था। वो मेरी बहन से प्रेम करने लगा, फेरे कर लिए उसने मेरी बहन से धोखे से, और मेरी इज्जत खाक में मिला दी। भला बताइए, मैं ठाकर खानदान का ठाकर और वो अछूती खानदान अछूत। एक बात बताओ भरतव्यास, साधु महाराज ने पूछा। जी महाराज। वो अछूत कैसा था? क्या उसके 2 कान नहीं थे? कान तो थे महाराज, और हाथ भी थे महाराज, बाकी बदन भी था। लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं महाराज। फिर वो अछूत इतना बुरा कैसे हो गया भरतव्यास जी? महाराज, नस्ल भी कोई चीज होती है। ये बताओ, क्या वो अपनी माँ के यहाँ ऐसे नहीं पैदा हुआ जैसे तुम अपनी माँ के यहाँ पैदा हुए थे भरतव्यास? साधु महाराज बोले। मैं जानता हूँ और समझ रहा हूँ महाराज कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन मेरी इज्जत, मेरा वकार, मैं ठाकर हूँ महाराज। चलो छोड़ो, अब तुम जानो तुम्हारा काम। जो तुमने सोचा वो तुम्हारा अपना काम था। हाँ, मुझे ये बताओ, मैं उसके खिलाफ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मुझे उससे निजात दिला दें महाराज, आप मुझे उससे निजात दिला दें। क्या दोगे मुझे इसके एवज में भरतव्यास? जो आप मांगेंगे वही दूंगा महाराज, भरतव्यास ने गड़गड़ाते हुए कहा। और साधु महाराज के होंठों की मुस्कुराहट और भयानक हो गई। भरतव्यास उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन दफतन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा धुंधला सा पन फैल गया। वो महसूस कर रहा था कि साधु महाराज का चेहरा कुछ अजीब सा होता जा रहा है। उसके चेहरे पर कालापन दौड़ रहा था और रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे की रोशनी मांड पड़ती जा रही थी। फिर ये चेहरा बिल्कुल काला भस्म हो गया और उस पर सफेद आंखों के ढीले चमकने लगे। भरतव्यास का सीना धूकनी बना जा रहा था और उसका गला खुश्क होने लगा। ये तब्दीली उसकी नजर का वहमा नहीं थी, बल्कि वो सच्चाई थी जो पैदा होती जा रही थी। वो दहशत भरी निगाहों से साधु महाराज को देखने लगा और इस वक्त साधु महाराज की हलक से आवाज निकली, तो फिर लाओ ठाकर भरतव्यास, मेरा इनाम मुझे दे दो, मेरा परिवार मुझे लौटा दो भरतव्यास, जिसे तुमने जिंदा चिता में झोंक दिया था। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी भाभी, वो बच्चे जो मेरे सीने पर परवान चढ़ रहे थे, मुझे वापस कर दो भरतव्यास। मैं तुम्हारा पीछा चंद्रभान से छुड़ा दूंगा। मेरा परिवार मुझे वापस कर दो भरतव्यास, मुझे मेरा घर वापस दे दो, मेरा परिवार मुझे वापस दे दो। भरतव्यास की आवाज बंद हो गई थी, गर्दन की रगें फूल गई थी और खौफ से उसका बदन थर थर कांप रहा था।
उसके सामने चंद्रभान था, 100% चंद्रभान। साधु के रूप में चंद्रभान या चंद्रभान के रूप में साधु उसे अपनी गहरी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने गुड़ाते हुए लहजे में कहा, नहीं भरतव्यास, जो कुछ किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगा और हर उस जगह भरतव्यास जहां तुम जाओगे। और सुनो, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो करता रहूंगा। तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए भरतव्यास, तुम मरोगे नहीं। और अगर तुम मरोगे तो मैं अपनी तमाम कोशिशें करके तुम्हें बचाऊंगा। तुम इस वक्त भी मरने जा रहे थे, मगर मरते कैसे? अगर तुम मर जाते तो मेरा सारा काम खत्म हो जाता। अपने परिवार का अंजाम तुम इसी तरह देखोगे जिस तरह तुमने मेरी आंखों से मेरे परिवार का अंजाम दिखाया था। समझे भरतव्यास, मरने नहीं दूंगा तुम्हें। जहां भी जाओगे मरने नहीं दूंगा। क्या समझे? ये इंतकाम चंद्रभान का है और उसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। भरतव्यास की हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी। भरतव्यास जमीन पर बैठा फटी फटी निगाहों से चंद्रभान को देख रहा था और चंद्रभान मुस्कुरा रहा था। समझे भरतव्यास, तुम बीमार थे और तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। मैं वैद्य बनकर इसलिए तुम्हारे पास आया कि तुम्हें दवाएं दूं और तुम्हारी हालत बेहतर कर दूं। और आइंदा भी जब तुम किसी मुसीबत का शिकार होगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे दुश्मन भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा भरतव्यास। मैं उस वक्त तक तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने खत्म नहीं हो जाएगा और तुम अकेले ना रह जाओगे। और जब तुम अकेले रह जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा जलाऊंगा। यही मेरा इंतकाम है और यही मेरा फैसला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, चंद्रभान ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। भरतव्यास पर गची के दौरे पड़ रहे थे। हकीम साहब ने मेरी आमद को मुस्कुराती निगाहों से देखा तो तमाम कामों से फारग होकर मेरे सामने आ बैठे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई एक बात मैं जानता हूँ वकार मियाँ कि कोई भी काम सिर्फ बेगर्दे तफरी नहीं होता, बल्कि उसके कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं। और अब मैं तुम्हें कुछ और वाकयात सुनाता हूँ और यकीनन तुम्हें इन वाकयात को सुनकर हैरत होगी, लेकिन हैरत ना करना। मसलन मैं तुमसे परदेव का जिक्र करूं तो तुम हैरानी से ये नहीं पूछोगे कि परदेव कौन है। परदेव, मैंने आहिस्ता से कहा। हाँ, 100% परदेव। मेरे ख्याल में ये नाम मेरे जहन में नहीं है, तो इसे जहन में लाओ। एक बांका सजीला खूबसूरत सा तकरीबन 27 साल नौजवान हो सकता है। उम्र में कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन अंदाजे से हम उसे 27 साल का कह सकते हैं। सुबक नक्शो निगार, हसीन आंखें और अच्छा कदो कामत, यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालिब इल्मों में शुमार होता है। परदेव जब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो बहुत सी निगाहों का मरकज बन गया और ये उसकी शख्सी वजाहत थी जिसने लोगों को उसकी जानब मुतवज्जा किया। यूनिवर्सिटी के जिंदगी में जरा खुल खेलने का मौके होते हैं, इसलिए वहाँ की जिंदगी भी शौकिया और हुस्न परस्ती बहुत ज्यादा शामिल हो जाती है। यूं भी कभी वहाँ से इश्क की दास्तानें भी उभरती हैं और उनके लिए मुख्तलिफ अंजाम हुआ करते हैं। जाहिर है ये पहलू हमारी और हमारी जात से जरा अलग हटकर है, लेकिन पर सबीले तज़किरा प्रदीप की जात यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए भी काबिल दिलचस्पी थी और सिद्धू रानी भी इस कैफियत की हामिल थी। जी कौन? मैंने सवाल किया। सिद्धू रानी, ये कौन है? एक बहुत बड़े जागीरदार की बेटी जिसका तल्लुक रामगढ़ी से था। छोटी छोटी आबादी में बसने वाले ये बड़े बड़े जिम्मेदार दौलत के अंबार अपने साथ रखते थे और ज़माना कदीम में इनके यहाँ वही तमाम रस्म और रिवाज थे जो ज़माना कदीम के लोगों में होते थे। लेकिन मौजूदा वक्त ने भी हमें ये एहसास दिलाया था कि तालीम एक बहुत बड़ी हैसियत रखती है। चुनाचा क्या लड़के क्या लड़कियां सभी तालीम हासिल करने में मसरूफ हो गए थे और सिद्धू रानी भी एक ऐसे ही एक जागीरदार की बेटी थी। जागीरदार का नाम राज वर्मा था। राज वर्मा भी अपनी जात में पूरी तरह जागीरदार ही था। सिद्धू रानी के लिए उसने यहाँ हॉस्टल की बजाय एक बेहतरीन मकान खरीदा था। उसमें सब कुछ ही मुहैया कर दिया गया उसे और उसकी बजाय की बात है कि जब मोटरों और कारों के बहुत ज़्यादा बहुताब नहीं होती थी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अमल में आ चुके थे और जिंदगी बहरतौर तरक्की की जानब रवां दवां थी। मन को रोग लगता है तो ऐसा लगता है कि इंसान सारी चौकड़ी भूल जाता है। मन को रोग लगाया जाता है, लगता नहीं। तेरा मतलब है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो खुद की जाती है। हाँ, किस्से कहानियों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हकीकत की जिंदगी यही है। मैंने किसी को देखा और मुझे अच्छा लगा, अब जरूरी थोड़ी है मैं उससे प्रेम करना शुरू कर दूं। अच्छा लगना अलग बात है, प्रेम करना अलग बात। अगर तेरा दिल कभी किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बहुत ज्यादा मचल उठे तो
जी नहीं, दिल पर मुझे इख्तियार है। सिद्धू रानी ने जवाब दिया। ओह इधर देखो, इधर लाट साहब चले जा रहे थे। एक लड़की ने इशारा किया। उसका इशारा प्रदीप की तरफ था। प्रदीप के बारे में भी लड़कियों के गिरोहों में चैम गोइयां होती रहती थी और उसकी बुनियादी वजह उसकी बेहतरीन शख्सियत थी। वो अभी तक लड़कियों को यह नहीं मालूम हो सका कि प्रदीप किस हैसियत का हामिल है। वह बहुत ही खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाला था। लड़कों का जगमठा उसके साथ नहीं रहता था, अमूमन तन्हा ही नजर आता। वैसे ये बात नहीं कि उसकी कुछ दोस्तियां ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्तियां वगैरह पालने का आदि नहीं था। हॉस्टल में रहता था और अच्छे लिबास पहनता। किसी को भी उसके बारे में पूरी तफसीलात मालूम नहीं थी। सिद्धू ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, ये आदमी मुझे बहुत मगरूर मालूम होता है। क्यों? बस ज्यादा लोगों को मुंह नहीं लगाता। हो गई ना दिलचस्पी की बात, एक और सखेली ने कहा। यूं कमाल है कि अगर हम किसी आने जाने वाले शख्स पर तबसरा कर दें तो उसका मकसद है कि उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ, इब्तिदा सुना है ऐसे ही होती है। तेरा दिमाग खराब है, सिद्धू रानी ने जवाब दिया और बात खत्म हो गई। यूनिवर्सिटी का एक फंक्शन था जिसमें ऐसे गरीब और नादार तालिब इल्मों के बारे में गुफ्तगू होनी थी जो अपनी तालीम को अपनी जहानत के बावजूद माली वसाइल ना होने की वजह से जारी नहीं रख सकते। प्रोफेसर और लेक्चरर साहबान ने इस फंक्शन को बंदोबस्त किया था और उसमें यह तय पाया गया कि ऐसे लड़कों के लिए एक बाकायदा फंड कायम किया जाए और लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि ऐसे नादार लड़कों को तालीम भी जारी रह सके जो बासलाहियत हैं, लेकिन उनकी सलाहियतें मुफलसी कंद कर देती है। फंक्शन की इब्तिदा हुई और मुकर्ररों ने ऐसे लोगों के बारे में धुआंधार तकरीर शुरू कर दी। एक मुकर्रर ने कहा, बेशुमार अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी खुद जिम्मेदारी को मजरू नहीं होने देते। वो यूनिवर्सिटी आते हैं, साफ लिबास में मलबूस होते हैं, लेकिन साफ लिबास ऐसे होते हैं जिन्हें वो यूनिवर्सिटियों से जाकर उतारते हैं, तय करके रखते हैं और दूसरी सुबह इस्त्री करके आ जाते हैं। उन जैसों में कुछ नहीं होता और उनकी तालीम में ये बात बहुत ज्यादा खारिज होती है कि आइंदा अखराजात कहाँ से बर्दाश्त किए जाएं। मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसे लोगों की खुफिया तौर पर मदद करें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत से लोगों ने अपने अपने दलाल पेश किए और इस बात पर सभी ने इत्तफाक किया कि ऐसे लड़कों की, तालिब इल्मों की और तालिबाओं की भी भरपूर मदद की जाए और उसके लिए जो फंड कायम किया जाए वो किसी ईमानदार प्रोफेसर की तहवील में हो और इस सिलसिले में ये उसे इजाज़त दी जाए कि वो जो कुछ जिस पर खर्च करे उसे मुकम्मल तौर पर खुफिया राज में रखे। तालिब इल्मों ने इस बात पर आमादगी का इजहार किया और किसी ने इससे इख्तिलाफ नहीं किया था। इसके बाद ऐसे किसी प्रोफेसर का नाम पेश किया जाने लगा और इस सिलसिले में एक ही नाम सरफहरिस्त था, प्रोफेसर कैलाश मुखर्जी। बिलाशुबा वो प्रोफेसर कैलाश मुखर्जी उसके अहल थे कि उन पर मुकम्मल एतमाद किया जाए। चुनाचा इस फंड का मुकम्मल तौर पर तमाम इख्तियार प्रोफेसर कैलाश मुखर्जी को दे दिया गया और उसके बाद तालिब इल्मों ने अपनी अपनी रकूमात का ऐलान किया। किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000 और किसी बहुत ही ज्यादा साहिब सुरवत ने 10,000 तक का फंड पेश कर दिया और उसके लिए किसी ने चेक दिए, किसी ने नकद दिया और किसी ने अदायगी का वादा कर लिया। तालिब इल्मों के साथ साथ प्रोफेसरों वगैरह ने भी इस सिलसिले में अपने एहतियात पेश किए थे। गो ये रकमें बहुत ज्यादा नहीं थी, बहरतौर एक नेक जज्बे की आईनादार थी। लड़कियों ने सिद्धू रानी की तरफ देखा जो खामोश बैठी हुई थी और फिर सिद्धू रानी की एक सहेली ने कहा, अरे सिद्धू, तू इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी या हिस्सा नहीं लेगी? लूंगी, क्यों नहीं लूंगी? तो फिर खामोश क्यों बैठी हुई है? अभी तो बहुत सी लोग बाकी हैं, जरा ये अपनी अपनी पेशकश कर दी। ओहो, मैं समझ गई, तो इन तमाम रकूमात से ज्यादा रकम देगी जो दूसरे लोग दे रहे हैं। सिद्धू रानी ने मुस्कुराकर खामोश हो गई थी। ये सिलसिला जारी रहा और फिर एक प्रोफेसर ही ने सिद्धू रानी से कहा, सिद्धू, तुम अजीब से अंदाज में खामोश बैठी हुई हो, क्या तुम इस सिलसिले में अपनी किसी पेशकश का ऐलान नहीं करोगी? नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसी बात नहीं है, बस मैं सोच रही थी कि मेरी बारी आ जाए तो मैं भी बोलूं। तो बस यूँ समझ लो कि अब तुम्हारी बारी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं 25,000 रुपये की हकीर सी रकम का चेक पेश किए देती हूँ, ये मेरी तरफ से कबूल की जाए। लड़कियों और लड़कों ने रश्क अमीज निगाहों से सिद्धू की जानब देखा था। सिद्धू ने अपने पर्स से चेक बुक निकालकर 25,000 रुपये की रकम का चेक लिखा और उसे क्रॉस करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और ये चेक प्रोफेसर साहब को पेश कर दिया गया। इत्तेफाक की बात थी कि उसी वक्त
प्रदीप भी अपना चेक लेकर आगे बढ़ा, जो दरमियान से फोल्ड किया हुआ था, और उसने सिद्धू के फौरन ही बाद ये चेक प्रोफेसर साहब को पेश कर दिया। प्रोफेसर साहब ने सिद्धू का चेक देखकर यहाँ मौजूद लोगों से कहा, सिद्धू रानी ने अपनी रवायात बरकरार रखी हैं, बिल आखिर वो रानी है। बहरतौर यहाँ जिसने जो कुछ भी दिया वो छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि सब में नेक जज्बे पाए जाते हैं। सिद्धू रानी की तरफ से ये 25,000 रुपए की रकम न जाने कितने लोगों के काम आएगी। बहरतौर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। दोनों चेक इसलिए कि बीक वक्त प्रोफेसर साहब के पास पहुंचे थे, इसलिए प्रोफेसर साहब ने सिद्धू रानी का चेक देखकर उसके बारे में ऐलान किया था। फिर उन्होंने वो चेक अपने दूसरे चेकों के दरमियान रख लिया और प्रदीप जो चेक देकर अपनी जगह जा बैठा था उसे खोलकर देखने लगे। उन्होंने एक बार वो चेक देखा और फिर चश्मा आंखों से उतार कर उसे साफ किया और दोबारा वो चेक देखने लगे, और उसके बाद उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भाई बात सिद्धू रानी तक ही नहीं रही, दूसरे लोगों ने भी इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये चेक हमें दिया है हमारे एक होनहार तालिब इल्म प्रदीप ने मुझे जो चेक दिया है उसमें भरी हुई रकम 50,000 है। लड़कों में भिनभिनाहटें उभरी, सभी की निगाहें प्रदीप के चेहरे की तरफ उठ गईं, और खास तौर से सिद्धू रानी का चेहरा तो धुआं हो गया था। चेक की ये रकम यकीनन सिद्धू रानी की रकम सुनने के बाद नहीं लिखी गई थी, बल्कि उसे पहले से ही लिख लिया गया था। चौंका प्रदीप सिद्धू रानी के साथ साथ ही स्टेज तक चेक देने के लिए पहुंचा था। बहरतौर सिद्धू रानी बुरी तरह झुलस कर रह गई थी। उधर लड़की आपस में कानाफूसियां कर रही थी। 50,000 कौन है ये प्रदीप? आखिर कौन है ये? इतनी बड़ी रकम इस किस्म के फंड में दे देना मामूली बात तो नहीं है। सिद्धू रानी ये बातें सुनकर भस्म हो रही थी। उसे अपनी शदीद तौहीन का एहसास हो रहा था। अगर उसे पहले से ये बात मालूम हो जाती कि उससे बड़ी रकम का कोई चेक भी पेश किया जाने वाला है तो यकीनी तौर पर वो इस सिलसिले में कुछ भी करती, लेकिन अपनी इनफरादियत बरकरार रखती। बहरहाल सबसे बड़ा चेक प्रदीप का ही था। अलबत्ता सिद्धू की एक सहेली ने उसे खुश करने के लिए कहा था, अरे देखे तो सही सिद्धू कैश भी होता है या नहीं। यूं जज्बात में आकर तो पूरी बड़ी रकमें और रकूमात पेश कर दी जाती हैं। दूसरी लड़की ने कहा, नहीं खैर इस किस्म के मामलात में मजाक तो नहीं किया जा सकता। तो फिर आखिर ये प्रदीप है कौन? इतना बड़ा आदमी है ये कि 50,000 रुपए की रकम इस किस्म के फंड में दे सकता है? होगा, दूसरी सहेली ने कहा। सिद्धू के दिल में भी ये तशवीश पैदा हो गई थी कि आखिर ये प्रदीप है कौन। उसके बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी है। दो ही बातें थी, या तो उससे बाकायदा नफरत का इजहार किया जाता या फिर उसके बारे में ये तफसीलात मालूम की जाती कि आखिर वो कौन है। वो अपनी रिहाइश गाह पर रात को इसके बारे में बहुत देर तक सोचती रही। फिर दूसरे दिन उसने यूनिवर्सिटी में आगे बढ़कर प्रदीप से खुद ही मुलाकात की। पीरियड खाली था और प्रदीप एक दरख्त के नीचे बैठा किसी किताब की वर्गगर्दानी में मसरूफ था कि सिद्धू आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब पहुंच गई। हेलो, उसने प्रदीप को मुखातब किया और वो चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने किताब बंद करके सीधी रखी और पूरे इखलाक लहजे में बोला, हेलो सिद्धू जी। ओहो, आप मेरा नाम जानते हैं? क्यों ना जानने की क्या बात है, प्रदीप ने कहा। बैठ सकती हूँ? जरूर बैठिए, वो पाँव समेटता हुआ बोला। शुक्रिया, आप तो बहुत पुर इखलाक इंसान है। पता नहीं, प्रदीप मदम सी मुस्कुराहट के साथ बोला। प्रदीप जी, आपसे बहुत दिन से बातें करने को जी चाह रहा था। आप बहुत खामोश सी शख्सियत के मालिक हैं। ज्यादा लड़कों से आपकी दोस्ती भी नहीं, और ना जाने क्यों ये महसूस होता है जैसे आप किसी बात पर दुखी हैं। मैंने अक्सर आपको देखा है तो यही महसूस किया। आपकी मेहरबानी है सिद्धू जी, आपने ये महसूस किया। ऐसी कोई बात नहीं, लड़कों से मेरी दोस्तियां भी हैं, लेकिन इस किस्म की दोस्तियां जरा मुझे पसंद नहीं आती, जैसे यूनिवर्सिटी के लड़के एक दूसरे से कर लेते हैं। तालीम में ज्यादा वक्त नहीं देते, बस कैंटीन में दूसरे तफरीहात हैं। दरअसल मैं एक बड़ा फासला तय करके यहाँ आया हूँ और तालीम हासिल करना मेरा मकसद है। चुनाचा मैं ज्यादा वक्त उसी में सिर्फ करता हूँ। यही वजह है कि दूसरे लोगों से मेरा ज्यादा राबत जबत नहीं बढ़ सका हूँ। मगर आपको मालूम है प्रदीप जी कि ये कैफियत बाद औकात लोगों को अजीबोगरीब एहसासात का शिकार कर देती है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। लोग समझते हैं कि आप बेहद मगरूर हैं। नहीं सिद्धू जी, ऐसी कोई बात नहीं। भला गरूर किस बात का? खैर, गरूर तो होना चाहिए आपको। क्यों? इसलिए कि आप बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं। बड़ी आई तो इंसान की अपनी जात में होती है सिद्धू जी। किसी दौलतमंद आदमी का बेटा होना बड़े आदमी का बेटा होने की बात तो नहीं है। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। दौलत बहरहाल एक हैसियत रखती है प्रदीप जी।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि दौलत से बहुत से काम निकलते हैं इंसान के, लेकिन मेरा नजरिया जरा मुख्तलिफ है। बड़ा आदमी वो है जो बड़े काम करे, और बड़े काम वही करते हैं जो दूसरों के लिए बेहतरी का बाइस हों। आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं प्रदीप जी, मैं इनसे बहुत मुतासर हुई। शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि ये ख्यालात सब ही के होने चाहिए, प्रदीप ने कहा। सिद्धू का ख्याल था कि प्रदीप कटीली गसीली बातें करेगा, मगरूर इंसान होगा और वह उसे अच्छी तरह निमट लेगी, लेकिन यहाँ मामला उसके बिल्कुल बरअक्स निकला था। प्रदीप की नरम गुफ्तगू और पुर इखलाक लहजे ने सिद्धू को बहुत मुतासर किया, और जब वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुंची तो प्रदीप के लिए अपने दिल पर बहुत से नकूश लेकर पहुंची। वो प्रदीप के बारे में सोचती रही, और उसके बाद उसका रवैया प्रदीप के सिलसिले में नरम से नरम तर होता चला गया। वो अमूमन प्रदीप से मिलकर बैठती थी और उससे बहुत देर तक बातें करती रहती। प्रदीप खुद भी उसकी जानब माइल नजर आता था, और थोड़े ही दिनों में यह जोड़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद लड़कों और लड़कियों की गुफ्तगू का मौजू बन गया। सिद्धू ने प्रदीप से पूछा, प्रदीप, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? कृष्णा नगरी नामी एक जगह है जहाँ मेरा पूरा खानदान रहता है। पिताजी, नाम क्या है तुम्हारा? भरत व्यास, ठाकुर भरत व्यास। ओहो, तुम ठाकुर हो? हाँ, मेरा नाम प्रदीप है। बहुत बड़े आदमी होंगे तुम्हारे पिताजी। पता नहीं, प्रदीप ने जवाब दिया। एक बात मैंने खास तौर से महसूस की है प्रदीप। क्या? तुम बहुत उदास रहते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो है जरूर। मैंने कहा ना सिद्धू, ऐसी कोई बात नहीं जो काबिल तज़किरा हो। बस मेरी कुछ खानदानी परेशानियां हैं। माली परेशानियां? नहीं सिद्धू, माली परेशानी भगवान के दिया से हमें बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी खानदानी परेशानियों के बारे में नहीं बताओगे? यकीन करो, कोई बताने वाली बात होती तो मैं जरूर बता देता। प्रदीप और सिद्धू के मामलात यूं ही चलते रहे, और प्रदीप भी सिद्धू की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। सिद्धू तो उसकी दीवानी हो गई थी। अब दोनों इस मौजू पर बात करते रहते थे कि उन्हें मुस्तकबिल में अपने लिए क्या करना है। सिद्धू ने अपने पिता राज वर्मा के बारे में प्रदीप को पूरी तफसील बता दी। फिर यूनिवर्सिटी की तवील छुट्टियां हो गई, और तमाम ही लड़के लड़कियां जो दूसरे इलाकों से ताल्लुक रखते थे अपने अपने घरों को जाने लगे। तो सिद्धू ने परेशान लहजे में प्रदीप से कहा, प्रदीप, हमारे तुम्हारे दरमियान ये वक्फा बहुत तवील रहेगा। यूनिवर्सिटियां तो तुम्हें पता है कि कुछ अरसे बाद खुलेंगी। इस दौरान क्या होगा? मैं खुद इस सिलसिले में परेशान हूँ सिद्धू। तो फिर बताओ क्या किया जाए? अगर तुम इजाजत दो तो एक काम करूं क्या? मैं अपने घर चला जाता हूं, कुछ वक्त कृष्णा नगरी में गुजार लूं और फिर तुम्हारी नगरी पहुंच जाऊंगा। मतलब ये कि तुम्हारे इलाके में पहुंच जाऊंगा। वहां रिहाइश के लिए कोई ना कोई जगह तो जरूर होगी। होटल है एक हमारे इलाके में, वो बहुत अच्छा होटल है। अक्सर सियाह वगैरह आकर ठहरते हैं। अगर तुम चाहो तो वहां क्याम कर सकते हो। वैसे प्रदीप, नहीं सिद्धू, मैं जानता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं 15 दिन अपने घर पर रहूंगा और उसके बाद वहां पहुंच जाऊंगा। फिर जब तक छुट्टियां रहेंगी मैं वही उसी होटल में क़याम करूंगा और हम तुम मिलते रहेंगे। तो तुम मेरा टेलीफोन नंबर लिख लो अपने पास। जब वहां पहुंच जाओ तो मुझे टेलीफोन कर देना। और ये क्या कर टेलीफोन करोगे मुझे, तुम बताओ? बस कोई खास बात नहीं, कह देना प्रदीप मुझसे मिलना चाहता है। ठीक है, बाद में जैसे ही सूरत हाल बेहतर देखूंगी मैं तुम्हें अपने पिताजी से भी मिलवाऊंगी। ये एक मुश्किल काम नहीं होगा तो सही, मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि सूरत हाल हमारे हक में हो जाए। और सिद्धू अपने घर चली गई और प्रदीप ने कृष्णा नगरी का रुख किया। यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे प्रदीप छोड़ कर गया था। भरत व्यास मुस्तकिल ही बीमार रहने लगा था। ये बीमारी सिर्फ खौफ की बीमारी थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। बहरतौर उसकी सेहत बहुत खराब हो गई थी, ताहम उसका चिड़चिड़ापन जू का तू बरकरार था। प्रदीप ने 10-15 दिन वहां गुजारे और उसके बाद भरत व्यास से इजाजत लेकर वहां से चल पड़ा। सिद्धू की नगरी में पहुंचकर उसने वो होटल तलाश किया और उसे होटल मिल गया, और होटल में एक कमरा भी उसे मिल गया। सिद्धू तो उसका इंतजार कर रही थी। प्रदीप ने कमरे में मुकीम होने के बाद जब पहली बार सिद्धू को टेलीफोन किया तो इत्तेफाक की बात थी कि उधर रसूल सिद्धू ने ही उठाया था। हेलो, मैं सिद्धू जी से मिलना चाहता हूँ। ओह प्रदीप, आ गए तुम? सिद्धू ने पुरमसरत लहजे में कहा। अरे सिद्धू, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, हम तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि तुम्हें टेलीफोन करने वाला हूँ? बस बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जो किसी को बताई नहीं जाती। आ गए तुम? सब ठीक है ना तुम्हारे घर में? हाँ बिल्कुल ठीक। अब बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए? सिद्धू ने कहा। हकीम तो तुम दोगी सिद्धू। होटल में अपना कमरे का नंबर बताओ।
मेरे कमरे का 100 नंबर है, पूरा 100। वाह, तो फिर मैं यूं करती हूँ कि अब उसे 1 घंटे के बाद तुम्हारे होटल में कमरे में पहुंच रही हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रदीप ने कहा, और ठीक 1 घंटे के बाद सिद्धू उसके पास पहुंच गया। दोनों के दरमियान पाकीज़गी का मेयार बरकरार था, लेकिन आंखों को खुली इजाजत थी। मोहब्बतों के इजहार होते रहे और प्रदीप ने सिद्धू से पूछा, ये दिन तुमने कैसे गुजारे? बहुत अजीब। पहले मैं जब कभी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में वापस आती तो यहाँ इतना अच्छा लगता था, मुझे के बयान नहीं कर सकती। अब सब ही ये पूछते हैं कि मुझे क्या हो गया। बात बेतकल्लफ सहेलियों का ख्याल तो ये है कि शायद मैं। सिद्धू ने खामोश होकर गर्दन झुका ली। प्रदीप मुस्कुरा रहा था। तुमने उनसे क्यों ना कह दिया कि वही सब कुछ हो गया है जो उनका ख्याल है? तुम्हें कह सकती थी ना, सिद्धू ने जवाब दिया। खैर, अब ये बताओ क्या किया जाए? देखो प्रदीप, यूनिवर्सिटियां खुलने तक तो हम मिलते ही रहेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी खूबसूरत जगह बताती हूँ जहाँ हमारे तुम्हारे मिलाप में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जगह मेरे घर से ज्यादा फासले पर भी नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि किसी को अपना राजदार बनाऊं और उसके बाद कोई ऐसी तरकीब सोचूं जिससे तुम मेरे पिताजी की निगाहों में आ जाओ। प्रदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो होटल के कमरे से बाहर निकल आए। सिद्धू उसे लेकर एक खूबसूरत पार्क में पहुंच गई, जो सिद्धू के पिता राज वर्मा के नाम से मंसूब था और वर्मा पार्क कहलाता था। यहीं से सीधा ने सामने नजर आने वाली अपनी खूबसूरत हवेली दिखाई जिसमें वो रहती थी। उसने कहा कि तुम रोजाना सुबह 10-11 बजे यहाँ आ जाया करो और उसके बाद हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करेंगे। मैं कोई न कोई ऐसा बहाना कर लिया करूंगी जिससे मुझे इस बात तक आने का मौका मिल जाए। प्रदीप ने इस बात पर गर्दन हिला दी थी और उसके बाद उनकी रोजाना मुलाकातें होने लगी। सिद्धू पार्क में पहुंचती तो प्रदीप उसे इंतजार करता हुआ मिलता, लेकिन सिद्धू की इतनी ज्यादा मसरूफियात दूसरों की निगाहों में खटकने लगी। जब भी कभी राज वर्मा ने उसे हवेली में तलाश कराया, सिद्धू गायब मिली और इस बात से राज वर्मा जी को बिल आकर तशवीश होने लगी। सिद्धू से तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, अलबत्ता दूसरे लोगों से मालूमात हासिल करते रहे। और सिद्धू आखिर सुबह से शाम तक कहाँ चला जाती है। राज वर्मा जी धर्मपत्नी ने बताया कि यहाँ सिद्धू की कुछ सहेलियां हैं, पुरानी सहेलियां, इतने अरसे के बाद यूनिवर्सिटी से आई हैं, उनसे मिलती रहती है, लेकिन कम से कम दोपहर का खाना तो उसे घर पर खाना चाहिए। राज वर्मा जी बोले, आप कहेंगे तो मैं ये बात कह दूंगी उससे। ये तो सब कुछ सोचना चाहिए, आखिर वो इतना वक्त बाहर कैसे गुजारती है, हमारे पास आई है या अपनी सहेलियों के पास। खैर, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उससे कह दूंगी। वो कल से दोपहर का खाना आपके साथ ही खाया करेगी। उस दिन सिद्धू की माता जी ने बात उससे की तो सिद्धू ने कहा, ठीक है, मैं दोपहर के खाने पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन आप जानती हैं माता जी कि मेरी बहुत सी सहेलियां यहाँ मौजूद हैं और सब ही मेरी कुर्बत चाहती हैं। इतने अरसे के बाद आई हूँ तो उनसे मिलना जुलना तो जरूरी होगा। कल अपने पिताजी को समझा देना तो मुझे कोई एतराज नहीं। दूसरे दिन खाने पर सिद्धू ने अपने पिताजी से कहा, बस पिताजी, दरअसल मेरी यहाँ बहुत सी सहेलियां हैं, बचपन से उनके साथ हैं, अब साथ छूट गया है, सब ही के साथ कुछ न कुछ वक्त गुजारती हूँ। और हमारे साथ राज वर्मा ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, आपके पास तो मैं हमेशा से ही रहती हूँ।